हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसके पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। इसके पहले हमने 2 थ्योरीज़ वो देख ली थी। कौन-कौन सी 2 थ्योरीज़ हमने देखी थी? एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और आज हम लोग देखने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये रिसेंट में सबसे मान्य थ्योरी है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पिछले 2 जो थ्योरीज़ हमने पढ़ा था, वो कई सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए और वो क्वेश्चन कौन से थे? पहला फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जैसे हिमालय हमारा वो कैसे बना है? इसका आंसर वो दोनों थ्योरीज़ नहीं दे पा रही थी। इसके अलावा अर्थ के ऊपर भूकंप क्यों होता है? अर्थक्वेक क्यों आता है? ये भी नहीं बता पाए और साथ में लैंड के ऊपर वोल्केनिज़्म क्यों? देखो, आपके ओशियन सरफेस पे जो वोल्केनिज़्म तो वो तो बता ले गए सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी से, लेकिन लैंड के ऊपर क्यों वोल्केनिज़्म है? इसको वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दिया गया बल्कि कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर और अलग-अलग डिसिप्लिन ने मिलकर ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को विकसित किया, इसको सामने लेकर आए, ठीक है? अब कब सामने आया ये 1960s 1960s के समय का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो ज्योग्राफी के अंदर यूज होती है और सबसे मान्य भी है ना? और ये जो है 2 साइंटिफिक एविडेंसेस के ऊपर आधारित है। पहला सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो समुद्र जो तल है उसका जो विस्तारण था उसका और दूसरा जो है पैलियोमैग्नेटिज्म। तो ये 2 एविडेंसेस के ऊपर आधारित है जिसको मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है। आप वहां से पिछले लेक्चर में आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग सर्च करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्लेट्स क्या होते हैं। तो देखो भाई, ये क्या है? ये क्रस्ट, है ना? तो ये क्या है? अपर क्रस्ट और क्या है ये? लोअर क्रस्ट। ये क्रस्ट हो गया आपका और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है, ये मेंटल है। अब ये मेंटल यहाँ भी है, अपर मेंटल का कुछ हिस्सा ये पूरा जो कि एस्थेनोस्फीयर जो है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो लोकेटेड है, इसी को कहा जाता है लिथोस्फीयर। तो याद रखना, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिथोस्फीयर में क्या-क्या है, तो आप क्या बताएँगे? कि क्रस्ट, अपर क्रस्ट है, फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का अपर पार्ट, कुछ हिस्सा, पूरा अपर मेंटल नहीं। या आप ये कह सकते हैं कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा किसमें आता है? लिथोस्फीयर। अब ये अर्थ पे पूरा लिथोस्फीयर है ना? एस्थेनोस्फीयर का एक कैरेक्टर होता है कि वो सेमी मोल्टेन होता है। तो इस वजह से जो पूरा का लिथोस्फीयर है, इसके ऊपर एक तरीके से वो फ्लोटिंग रूप की तरह होता है क्योंकि वो एक प्लास्टिक होता है ना, आप कह सकते हैं प्लास्टिक की तरह होता है एस्थेनोस्फीयर ना, सेमी मोल्टेन इसको आप कह सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये क्या कर लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है, वो तैर रहा है। अब लिथोस्फीयर पूरे अर्थ पे एक जैसा नहीं है, बल्कि वो ब्रोकन है, कई सारे पार्ट्स में टूटा हुआ है ना? अब इन्हीं सब जो पार्ट्स टूटे हुए हैं, इन्हीं को प्लेट्स कहा जाता है। जैसे ये देखो, ये पूरा लिथोस्फीयर नहीं है, बल्कि ये कई भागों में ये टूटा हुआ है। अब जेटी विल्सन जो है, इन्होंने इसका टर्म सबसे पहले प्लेट दिया था और 3 प्रकार के जो है प्लेट्स पाए जाते हैं। याद रखना, कितने प्रकार के प्लेट हैं? 3 प्रकार के। एक होता है एंटायरली ओशनिक, यानी कि पूरी तरह से वो समुद्र में ही वो प्लेट हो और दूसरा एंटायरली कॉन्टिनेंटल, यानी उस प्लेट पे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट ही पाए जाते हों और तीसरा है वो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों हो सकता है, यानी कि उस प्लेट के ऊपर ओशनिक प्लेट हो, वो प्लेट में क्या ओशनिक प्लेट से और कॉन्टिनेंट से मिलकर, दोनों से मिलकर वो बना हो। तो कितने प्रकार के प्लेट्स हो गए? इसको 3 भागों में बांटिए। कैसे? इंटायरली ओशनिक हो सकता है, इंटायरली कॉन्टिनेंटल हो सकता है या फिर कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों हो सकता है। अब अर्थ सरफेस के ऊपर ऐसे ही 7 मेजर प्लेट्स पाई जाती हैं, बड़ी-बड़ी प्लेट्स पाई जाती हैं। 7 मेजर प्लेट्स और 20 माइनर प्लेट्स पाई जाती हैं। अब जरा हम देख लेते हैं कौन-कौन से मेजर प्लेट्स हैं और उसके बाद कुछ माइनर प्लेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो उनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो वो हम जरा देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मेजर प्लेट की बात करें तो ये देखो आपका, ये है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट, ये पूरा का पूरा जो येलो कलर में यहाँ दिखाई पड़ रहा है पैसिफिक प्लेट है और पैसिफिक प्लेट ज्यादातर क्या है, ये ओशनिक प्लेट है।
इसके बाद ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दूसरे नंबर पे, ये पहला हो गया। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये दूसरा हो गया, जो कि ओशिनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों है। इसके बाद साउथ अमेरिकन प्लेट ये तीसरा नंबर हो गया। चौथे नंबर पे ये अफ्रीकन प्लेट, ये जो आपको पूरा का पूरा यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये देखो आप, ये पूरा का पूरा, ये पूरा अफ्रीकन प्लेट है। फिर ये आपको यहाँ पे देखिए इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको कहा जाता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे प्लेट तो चल रही है इधर, और कहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये पूरा का पूरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये हो गया आपका पांचवा। और यहाँ देखो आपका यूरेशियन प्लेट, ये छठे नंबर पे यूरेशियन प्लेट। और नीचे अंटार्कटिका प्लेट, ये आपका सातवां। तो ये सात मेजर प्लेट्स हो गए। तो वर्ल्ड के अंदर कितने मेजर प्लेट्स पाए जाते हैं? सात। और उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्स पाए जाते हैं, ठीक। तो छोटे छोटे प्लेट्स में तो ये छोटा इंडियन प्लेट हो गया, ये तो इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना। देखो नाजका प्लेट, नाजका प्लेट पूछा जा सकता है किन प्लेट्स के बीच में है। तो जरा देखो यहाँ नाजका प्लेट कहां पर है, ये पैसिफिक प्लेट, और इधर क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट, इसके बीच में। या फिर इधर नीचे की तरफ क्या है, अंटार्कटिक प्लेट है, और इसके जस्ट ऊपर क्या है, कॉकस प्लेट है। तो कॉकस प्लेट से अगर पूछ लिया जाए तो ये कहां पर है, ये देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये आपका पैसिफिक प्लेट इसके बीच में उपस्थित है। यहाँ देखो ये कैरेबियन प्लेट है, ये भी एक क्या है, माइनर प्लेट है। तो आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए कि नाजका कहाँ पाया जाता है। हो सकता है आपसे पूछ ले नाजका प्लेट के पास में कौन सा देश उपस्थित है, कौन सा कॉन्टिनेंट उपस्थित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये, और ये कॉकस प्लेट हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कई सारे प्लेट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, तो वो आपको स्टडी करना है खुद से सर्च मारकर, ठीक है। अर्थ के इंटीरियर का कंपोजिशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आपका इनर कोर है, बिल्कुल जैसे अर्थ का पढ़ेंगे आप ऐसे, तो अर्थ के ऊपर क्रस्ट, ठीक है ना, ये क्रस्ट हो गया जिसको दो भागों में बांटा गया, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। फिर ये हो गया मेंटल, इसको भी दो भागों में बांटा गया, है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया। कौन सा, अपर अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और इसके बाद कोर को भी दो भागों में बांटा गया, आउटर कोर और क्या है, इनर कोर, ठीक। इनर कोर ये दो भागों में बांटा गया है। तो क्रस्ट, मेंटल और आपके कोर को दो दो भागों में बांटा गया। तो इनर कोर है ये आयरन और निकिल से बना हुआ है। आउटर कोर के बारे में बात करें तो आयरन, निकिल और कुछ सिलिका का भी यहाँ पे पाया जाता है। मेंटल बेसिकली ओलिवाइन रॉक्स जो हैं, उनके ओलिवाइन जो होता है वो मोल्टेन लावा उससे बना होता है, या कुछ उसके रॉक्स भी वहां पे पाए जाते हैं। यानी कि जो मेंटल है ये क्या है, कुछ हिस्सा इसका जो है सेमी लिक्विड, आप कह सकते हैं सेमी मोल्टेन होता है, और कुछ हिस्सा थोड़ा सॉलिड होता है। फिर जो है ओशनिक जो आपका क्रस्ट बना है वो बेसाल्ट का बना है, और कॉन्टिनेंट्स जो बने हुए हैं वो ग्रेनाइट या एंडेसाइट के बने हुए हैं। इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या, ग्रेनाइट क्या होता है, एंडेसाइट क्या होता है। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं फंडामेंटल जो रॉक्स होते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे बात करें तो मेंटल में क्या पाया जाता है, ओलिवाइन्स पाए जाते हैं। और ओलिवाइन्स जो है वो कैसे हैं, वो हाईली फ्लूइड होते हैं और हैवीएस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें मेटल कंटेंट ज्यादा होता है। तो याद रखना, जिस रॉक में भी मेटल कंटेंट ज्यादा होगा, अगर उसको पिघलाया जाए, पिघला दिया जाए, वो या फिर लावा के फॉर्म में हो या मैग्मा के फॉर्म में हो, तो कैसा होगा वो हाईली फ्लूइड होगा, है ना, और भारी भी होगा क्योंकि मेटल कंटेंट ज्यादा है। और उसके बाद जो ओशियन क्रस्ट है वो किसका बना होता है, वो बेसाल्टिक लावा का बना होता है, और ये फ्लूइड होता है, और ये भी हैवी तो होता ही है, लेकिन ओलिवाइन से कम फ्लूइड होता है और ओलिवाइन से कम हैवी होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे एंडिसाइटिक, ये लेस मोबाइल होता है और लाइटर भी होता है। बात समझ में आई। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनाता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक और बनाता है जिसको ग्रेनाइट कहा जाता है। और ग्रेनाइट सबसे लीस्ट मोबाइल होता है और लाइटेस्ट होता है, इसमें मेटल कंटेंट सबसे कम पाया जाता है। तो याद रखना, ऊपर से नीचे तक ऐसे जाएंगे आप इसमें पूरा, तो आपको क्या क्या फ्लूइडिटी है वो कम होती चली जाएगी, और इसकी जो भारीपन है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेटल कंटेंट जैसे जैसे कम होता चला जा रहा है, ये आपका फिगर, तो इसे याद कर सकते हैं एक लाइन से, सबसे ऊपर ओलिवाइन, बेसाल्ट, एंडेसाइट और फिर ग्रेनाइट। अब प्लेट्स जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। जितने मैंने बताया कि 7 मेजर प्लेट और लगभग 20 माइनर जो प्लेट हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। अब ये इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई, कोई भी दो प्लेट है, ये दो प्लेट है ना। अब ये दो प्लेट तीन तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहला क्या, डाइवर्जेंट, यानी एक दूसरे से ये दूर जा रहे हो,
है ना? डाइवर्जेंट हो सकते हैं, कन्वर्जेंट हो सकते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, है ना? और तीसरा है ट्रांसवर्स बाउंड्री, इसका मतलब कि एक दूसरे पे ये स्लिप कर जा रहे हैं, दोनों कोई इफेक्ट नहीं डाला है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ये स्लिप कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाउंड्री। तो प्लेट आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसवर्स बाउंड्री। आपको एज इट इज इसको याद रख लीजिए, ठीक है? तो एक-एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जेंट बाउंड्री और फिर ट्रांसवर्स बाउंड्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जरा इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ये कहां पर हो सकता है? ये ओशनिक आपका प्लेट या फिर आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे हो सकता है, कहीं पर भी पाया जा सकता है। क्यों? मैंने आपको बताया था आर्थर होम्स की थ्योरी के में यहाँ पर एक कन्वेक्शन सेल पाया जाता है और इसका ये क्या है? ये राइजिंग लिम्ब है। अब ये जो राइजिंग लिम्ब है ये ओशियन प्लेट के नीचे भी या कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे कहीं पर भी ये पाया जा सकता है। अगर ये ओशियन प्लेट के नीचे हो तो क्या बनाएगा? मिड ओशनिक रिज बनाएगा। याद करो मैंने आपको बताया था समुद्र के बीचों बीच में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। अब अगर ये कॉन्टिनेंट के नीचे हो, कॉन्टिनेंट के नीचे किसी महाद्वीप के नीचे हो तो क्या बनाएगा? रिफ्ट वैली बनाएगा और रिफ्ट वैली धीरे-धीरे फैलते-फैलते नेसेंट सी और नेसेंट सी के बाद फिर ये ओशियन का भी रूप ले सकता है। तो ये क्या है? कॉन्टिनेंट के नीचे। अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं देखकर अच्छे तरीके से, ठीक है? ये देखो आप, ओशियन क्रस्ट अगर है और इसके नीचे यहाँ पे राइजिंग लिम्ब पाया जा रहा है, तो मैंने बताया था ओशियन क्या होगा? वो स्प्रेड करेगा, फैलेगा, है ना? और फैलेगा क्योंकि यहाँ पे बार-बार क्या होगा? मैग्मा आकर इकट्ठा होता रहेगा और सॉलिडिफाइड होगा और फिर ये ऐसे इसको जो है दूर-दूर क्या कर देगा? शिफ्ट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, दूर हट रहा है ना? और यहाँ पे क्या बनता जाएगा? मिड ओशनिक रिज। तो जहां कहीं पर भी सी जो फ्लोर है उसके नीचे आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगा, वहां पर क्या बनेगा? मिड ओशनिक रिज। अगर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे हो तो कुछ ऐसी स्थिति दिखाई पड़ेगी कि यहां पर ये इसको राइजिंग लिम्ब होगा, ये प्रेशर डालेगा और इसकी वजह से ये जो प्लेट है उसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने से ये प्लेट धंस जाएगी और धंसने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। अब ये रिफ्ट वैली में अभी फिर से प्रेशर यहाँ पे पड़ा जा रहा है, तो ये क्या? ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट 2 भागों में बँट जाएगा और ये छोटे-मोटे एक सी का या नेसेंट सी का रूप ले लेगा और जब ये नेसेंट सी का रूप ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये ओशियन प्लेट हो जाएगा और ओशियन प्लेट पे फिर क्या बनना शुरू हो जाएगा? मिड ओशियनिक रिज का निर्माण शुरू हो जाएगा और ये एक बड़े ओशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको और हम डिटेल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होगा? अगर ये किसमें है? कॉन्टिनेंट के नीचे है तो रिफ्ट वैली का निर्माण होगा, फिर नेसेंट सी का निर्माण होगा और फिर ये ओशियन का निर्माण कर देगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये एक कॉन्टिनेंट के नीचे है, तो यहाँ पे क्या है? राइजिंग लिम्ब होगा, राइजिंग लिम्ब से ये धँस जाएगा ये जो ज़मीन है यहाँ की और इसके धँसने की वजह से, भ्रंशन की वजह से क्या बनेगा? रिफ्ट वैली का निर्माण होगा, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाने से यहाँ पे झील का निर्माण हो सकता है, यहाँ पे नदियाँ बह सकती हैं, तालाबों यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, है ना? और अब यही जो है एक दूसरे जिस भाग को धीरे-धीरे करके सेपरेट कर देगा, अलग-अलग कर देगा, तो यहाँ पे सी वाटर जमा हो जाएगा धीरे-धीरे रिवर से आकर इसमें रिवर अपने वाटर को छोड़ती रहेंगी। तो यहाँ पर एक नेसेंट सी का निर्माण होगा और यही फिर बड़ा होकर यहाँ पर मिड ओशनिक रिज बनेगा और एक बड़े ओशियन का निर्माण हो जाएगा। ठीक? अब इसका कुछ एग्जाम्पल है क्या अर्थ के ऊपर? तो जरा हम देखते हैं। ये देखो रेड सी है, ये एक नेसेंट सी का एग्जाम्पल है। कभी ये दोनों हिस्से जो क्या है, वो एक ही हुआ करते थे। और धीरे-धीरे क्या हुआ? इसके नीचे पाया जाता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसकी वजह से ये प्लेट धीरे-धीरे अलग हो गया और नेसेंट सी का निर्माण हो गया। हो सकता है भविष्य में जाकर एक बड़े ओशियन का रूप भी धारण कर ले, प्लेट दूर-दूर हटते चले जाएँ। अब रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल आप कहेंगे, रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल तो ये देखो आप, अफ्रीका ये देखो ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका की, ये पूरा का पूरा जो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जो आपको ये जो दिखाई पड़ रही है यहाँ से, ये पूरा। अब इसमें बहुत सारे लेक्स भी पाई जाती हैं। देखो आप वाटर बॉडीज दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या बनता है? रिफ्ट वैली और रिफ्ट वैली में बहुत सारी लेक बन जाएँगी, है ना? अब वो कैसी रिफ्ट वैली कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। ये देखो ये ऊँचा भाग और ये नीचे वाला हिस्सा
यहाँ पे नदी भी फ्लो कर सकती है, यहाँ पे एक लेक का भी निर्माण हो सकता है। ये है रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली धीरे-धीरे किसमें ये कन्वर्ट हो सकती है आगे चल के नेसेंट सी में, जैसे कि रेड सी कन्वर्ट हो गया है और रेड सी आगे जाकर एक बड़े ओशियन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि आज से 10 मिलियन साल बाद अफ्रीका का रूप कुछ ऐसे हो सकता है, जो ये रिफ्ट वैली है, ये एक नया सागर बना लेगी और ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो सकता है। ये तो आगे फ्यूचर की बात है, ठीक है? अब ऐसे ही ये रिफ्ट वैली में कुछ नॉट्स बने हुए हैं। देखो ये जो नॉट्स है रिफ्ट वैली का, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहाँ-कहाँ से होकर गुजरती है यहाँ से। और एक आर्म इसका इधर इंडिया की तरफ भी है और वो आर्म कहाँ जाता है तो गल्फ ऑफ कच्छ में यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो ग्रेट इंडियन रिफ्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का जो एक नॉट है वो कहाँ तक जाता है, वो जो है इंडिया के गल्फ ऑफ कच्छ तक जाता है। ठीक है। अब इस रिफ्ट वैली में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उनका नाम याद रखना है आपको नॉर्थ टू साउथ, ये इसको क्रम भी याद रखना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या है? देखो ग्रेट रिफ्ट वैली के आस-पास की ये लेक्स हैं, है ना? इसमें मैं आपको कुछ अलग चीजें भी बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम याद करते हैं ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ टू साउथ। तो लेक तुर्काना, लेक क्योगा, अल्बर्टा, विक्टोरिया, टंगनेका और मालावी या इसको न्यासा भी कहा जाता है। ठीक? तो कितनी लेक हो गई? आपकी 6। बिल्कुल क्रम से याद रखें क्या? तुर्काना, क्योगा, अल्बर्टा, विक्टोरिया, टंगनिका, मालावी और न्यासा। याद रहेगा? अब हमको ये पता करना है कि इसमें कौन-सी जो है लेक्स हैं वो रिफ्ट वैली में है। तो ये सारे रिफ्ट वैली में हैं, लेकिन जो ये विक्टोरिया लेक है ये रिफ्ट वैली में नहीं आता है। बात समझ में आई? चलो देखते हैं कहाँ पर। ये देखिए, ये पूरा का पूरा रिफ्ट वैली है। यहाँ पे बाकी सारी लेक्स यहाँ तर आ जाती हैं। यहाँ पे जो है आपका एल्बर्टा भी आ गया, इधर आने पर टंगनिका भी आ गया, यहाँ पे न्यासा भी आ गई या मालावी भी आ गई। लेकिन ये विक्टोरिया जो है ये आपके रिफ्ट वैली में नहीं है। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे अगर यहीं पे एक नदी बहती है जिसका नाम है नील, हिंदी में बोलते हैं, और नाइल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो ये लेक विक्टोरिया से ही निकलती है। ठीक है ना? लेक विक्टोरिया से निकलकर ये यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं व्हाइट नाइल, और यहाँ इथियोपियन हाईलैंड से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं ब्लू नाइल, और यहाँ पे एक जगह है खार्टूम। यहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और मिलने के बाद इसको नाइल रिवर कहते हैं, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होकर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। तो याद रखना कि कहाँ से नाइल रिवर निकलती है, तो लेक विक्टोरिया से। और ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, तो वो इथोपियन हाईलैंड से निकलती है। ठीक है? तो अफ्रीका में कुछ लोकेशन है वो आपको देख लेना है। कौन कौन सा लोकेशन है? नूबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, लेक विक्टोरिया, लेक मालावी, लेक तुर्काना, लेक चाड, रिवर कॉन्गो, इसके बाद रिवर नाइजर, माउंट किलिमंजारो, कटंगा प्लेटू, ग्रेन कोस्ट, एवोरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट और दारफुर, ये आपको देख लेना है। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म ए इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा। तो पहला ऑप्शन है चैड, मालावी, विक्टोरिया और जाम्बेजी। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है? विक्टोरिया। तो इस तरीके से हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को देखेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। पूरा का पूरा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।